जन्म कुंडली में ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चलिए यह छोड़िए। व्यक्तिगत जीवन में क्या चाहिए? सफलता। और ये व्यक्ति सफल होता कैसे है? ज्योतिष में कैसे सफल होता? ज्योतिष के अनुसार कौन व्यक्ति सफल होगा, कैसे सफल होगा, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले सफलता को समझ लेते हैं। सफलता दो मायने रखती है। एक मुझे रामचरितमानस का एक चौपाई याद आती है, जन्म हमारा सफल भाजो। हमारा जन्म सफल हो गया, हमने देव साक्षात्कार कर लिया, ये भी सफलता है। मानव जीवन की तो सफलता और सार्थकता इसी बात में निहित है कि कितना देव साक्षात्कार हो सके, कितना पर दुनिया का मार्ग प्रशस्त हो सके। वैसे अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो व्यक्ति जिस घर परिवार में पैदा हुआ है, जिस समाज में पैदा हुआ है, जैसे संस्कार उसको मिले हैं, जैसी विद्या शिक्षा उसने प्राप्त की है, उसके अनुसार से वो जीवन में क्या सफलता प्राप्त करेगा, क्या अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों का, अर्जित ज्ञान का सफलता से इस्तेमाल कर पाएगा, उससे क्या वो जीवन में सफल होगा, सफलता से अपना जीवन यापन करेगा, सफलता से अपने घर परिवार का देख रेख कर सकेगा, पैसे कमाएगा, मन में शांति होगी नहीं होगी, जो भी चीज करेगा उसमें क्या सफल होगा, ये सफलता है। और जन्म कुंडली में ये सफलता, देखिए कर्म की बात करेंगे तो दशम भाव से कर्म देखा जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूं और मानता हूं कि लग्न ही कुंडली का मूल है। लग्न लग्नेश अगर ये बली होंगे तभी कुंडली और कुंडली के जातक का जीवन सार्थक है, अन्यथा नहीं। तो सफलता के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, लग्न और लग्नेश। लग्न का बली होना, लग्नेश का बली होना। लग्न और लग्नेश पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव होना, ये चीजें सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और जब हम सफलता की बात कर रहे हैं तो आम शब्दों में कह दें तो पूरे जीवन ही के लिए बहुत जरूरी है। ये बात है, जो बातें मैंने आपको भी बताई। अब इसमें क्या चीज होती है जिससे व्यक्ति सफल होता है, सफलता के लिए क्या जरूरी है, यह हम जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, लग्न और दशम भाव सफलता के लिए बहुत जरूरी है जीवन में, और इसके अलावा अन्य भी चीजें आती हैं। पंचांग अच्छा होना चाहिए, कुंडली में राजयोग इत्यादि होने चाहिए। लेकिन राजयोग की सफलता भी लग्न और दशम भाव की सफलता पे ही निर्भर करती है। जहां तक ये बात हुई कि पंचांग अच्छा होना चाहिए, इसमें भी मैंने देखा है कुंडली में सफलता का योग हो, पंचांग खराब भी हो तो व्यक्ति सफल तो होता है, पारिवारिक जीवन में गड़बड़ हो जाती है। सफल तो हो ही जाता है, और सफलता के लिए जरूरी है लग्न और दशम भाव, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं। लेकिन क्या हो ऐसा, ध्यान रखेंगे हम एक बात का, भाव का जब विश्लेषण हम करने जाते हैं तो तीन चार मोटा मोटा नियम हमको ध्यान रखने चाहिए। होरा स्वामी गुरु ज्ञ विक्षित युता दृष्टा नन्यश्च विर्युत्कटा, ये जो श्लोक है, ये जो नियम है, इसको कमोवेश हर ऋषि ने कहा है। होरा मतलब राशि का स्वामी, होरा स्वामी। गुरु माने जुपिटर, गुरु गुरु बृहस्पति आप जानते हैं। ज्ञ ये शब्द इस्तेमाल बुध के लिए होता है। तो भाव का स्वामी गुरु या बुध अगर भाव को देखे, नन्यश्च वीर्योत्कटा, वही बाहुबली होता है, अन्य बाहुबली नहीं होते। तो लग्न और दशम भाव की बात मैं कर रहा था कि लग्न और दशम भाव को लग्नेश या दशमेश देखे, गुरु देखे, बुध देखे, तो ये भाव होते हैं। और जब ये भाव होते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति को जीवन में सफलता होती है। ये तो भाव की बात हो गई। खैर, शुभ ग्रह भाव को देखता हो तो भाव से जुड़े हुए शुभ फल होते हैं, यह भी सामान्य नियम है। तो शुक्र एक ग्रह जिसकी इसमें चर्चा नहीं हुई, वो यहां पर आता है कि शुक्र भी अगर लग्न या दशम भाव को देखता हो तो शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते सफलता तो देता ही है। ये भाव की बात हो गई। इसके अलावा आमतौर पर अगर कहें तो लग्न में जो है मनुष्य राशि मिथुन, कन्या, तुला, 0 से 15 डिग्री तक धनु, और कुंभ लग्न में
मनुष्य राशि बली होती है, लग्न में होगी तो लग्न को बली मानेंगे। दशम भाव में पशु राशि बली होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, मेष हो, वृष हो, सिंह हो, 15 से 20 डिग्री तक का लग्न, 15 से 20 डिग्री का हो, और दशम भाव में धनु हो, या लग्न 0 से 15 डिग्री का हो और दशम भाव में मकर हो, तो दशम भाव को बली मानेंगे। ठीक है, तो लग्न में मनुष्य राशि हो, दशम भाव में पशु राशि हो, तो भी भाव बली होता है। इसको कहते हैं भाव दिग्बल। ग्रह का दिग्बल होता है उसी प्रकार से भाव का भी दिग्बल होता है। ग्रह एक निश्चित स्थान में जाकर के ग्रह दिग्बल को प्राप्त करता है, भाव में एक खास प्रकार की राशि होती है, भाव दिग्बल को प्राप्त करता है। लगन और दशम भाव बली होगा तो व्यक्ति सफल होगा। इसके बाद बात आती है भाव के स्वामी की। जब भाव का विचार करना हो तो क्या देखेंगे, भाव भावेश देखेंगे। भावेश की बात करें, जहां तक लग्न लग्नेश की बात करते हैं, दशम भाव दशमेश पर भी सेम ही बात कमोबेश लागू होती है। अब ग्रह को बली होने के कितने प्रकार, ग्रह भाव से बली हो सकता है। भाव की बात करेंगे तो केंद्र सर्वाधिक बली भाव है, 100% पावर देता है। इसके बाद केंद्र से अगले घर पनफर, दूसरा, पांचवा, आठवां, 11वां भाव 75% स्ट्रेंथ, 75% बल देता है। और सबसे कमजोर आपोक्लिम, केंद्र से पहले का भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, नवा भाव, 12वां भाव, ग्रह को 25% बल देता है। लेकिन इसमें नवम भाव का थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि कोण होता है और ज्यादातर ग्रहों को केंद्र कोण में सही कहा गया है। तो नवम भाव बेशक आपोक्लिम है, लेकिन फिर भी स्थिति बढ़िया ही है। इस प्रकार से पंचम भाव भी बेशक केंद्र नहीं है, पणफर है, लेकिन फिर भी अच्छा ही भाव है। तो किसी भी भाव का स्वामी केंद्र कोण में बैठेगा, भाव का स्वामी बली होगा, खास करके केंद्र में बैठेगा तो बली होगा। अतः कहने का मकसद क्या होगा कि लग्नेश दशमेश अगर केंद्र में बैठेंगे, भाव अनुसार बली हो जाएंगे। इसके बाद दूसरे प्रकार का बल देखिए। सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं अपने 15 साल के ज्योतिष करने के और 5-7 साल के ज्योतिष पढ़ाने के अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं अनुभवजन्य बातें हैं, इसको ध्यान रखेंगे हम। राशि भेद बल है ना, तो अनुभवजन्य बात है इसलिए क्योंकि जो 3 प्रकार के बलों में जो मैं डिवाइड कर रहा हूं, मेरी अपने ज्योतिष में ये समझ है कि ये 3 प्रकार के बल ग्रह को होते हैं। भाव से जुड़े हुए बल की बात हो गई। अब बात करते हैं राशि बल की। ग्रह उच्च होगा तो बली होगा। उच्च राशि आपको ग्रहों की पता ही होगी। सूर्य मेष में उच्च होता है, चंद्रमा वृष में उच्च होता है, इत्यादि इत्यादि, जानते ही होंगे आप। ग्रह उच्च राशि में होता है तो बली होता है, ग्रह स्वराशि में होता है तो बली होता है, ग्रह मूल त्रिकोण में होता है तो बली होता है, और खास बात, ग्रह वर्गोत्तम हो तो बली होता है। वर्गोत्तम मतलब एक ही राशि में, राशि कुंडली में भी हो और नवांश कुंडली में भी हो तो वर्गोत्तम हो गया। नवांश कुंडली की महत्ता बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक नक्षत्र पद एक नवांश के बराबर होता है। तो आप इसको नवांश कुंडली कह रहे हैं, इसको आपको नक्षत्र पद कुंडली कह रहे हैं, बात बराबर ही है। कुछ लोगों को लगता है वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र का इस्तेमाल नहीं है। अरे जब नवांश में नक्षत्र पद का ही पूरा इस्तेमाल है तो इससे ज्यादा क्या इस्तेमाल करेंगे। नवांश देख रहे हैं मतलब नक्षत्र ही नहीं, नक्षत्र का पद देख रहे हैं। 108 नक्षत्र, 27 नक्षत्र में 108, 27 नक्षत्र में हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं, 108 निकलते हैं, 108 ही नवांश भी होते हैं। तो नवांश देख रहे हैं, नक्षत्र ही देख रहे हैं आप। तो ये ना समझा जाए कि वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र का इस्तेमाल नहीं है। नवांश देखना, नक्षत्र देखना ही है। ग्रह उच्च नवांश में होगा, अपने नवांश में होगा तो भी ग्रह बली होगा। इसके साथ तीसरे प्रकार का, इसमें कमजोर होने की स्थितियां क्या है। ग्रह नीच होगा राशि में तो कमजोर होगा, नीच होगा नवांश में तो कमजोर होगा। ये तो कमजोर होने की स्थिति आ गई। तीसरी बात, तीसरे प्रकार का बल जो मैं समझता हूं, इसको मैं कहता हूं एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रेंथ। एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रेंथ मतलब, एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रेंथ मतलब ग्रह को उसकी गति के अनुसार से प्राप्त होने वाला बल। गणित ज्योतिष का बल। ग्रह वक्री हो तो बली होता है, ग्रह ग्रह युद्ध में जाए तो कमजोर होता है, ग्रह सूर्य के सानिध्य में आके अस्त हो तो कमजोर होता है। यहां पर कमजोर होने की 2 स्थिति हो गई, बली होने की 1 स्थिति हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर उच्च में बली होगा तो नीच का फल देगा, क्योंकि सॉरी, अगर उच्च में रेट्रोग्रेड होगा, वक्री होगा तो नीच का फल देगा। क्या मूर्खता वाली बात है। उच्च से भी बल मिलता है, वक्री से भी बल मिलता है, तो बली को और बल मिल गया तो कमजोर कैसे हो गया। भाई किस हिसाब से लोग सोचते हैं मुझे समझ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है। उच्च का ग्रह बली हो, स्वराशि का ग्रह बली हो, मूल त्रिकोण का ग्रह बली हो, वर्गोत्तम का ग्रह बली हो तो अरे और बली, महान बलशाली।
बहुत अच्छी स्थिति करता है। कभी कभी इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाती है, कभी कभी लोग कहते हैं सर केंद्र में ग्रह बैठा है नीच का बैठा है, 12वें भाव में ग्रह बैठा है उच्च का बैठा है, कैसा फल माने? जैसा मैंने आपको बताया, मानिए एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रेंथ प्लैनेट को, गणितज्ञ गणितीय बल प्लैनेट को मिले, उसकी गति के हिसाब से बल प्लैनेट को मिले, ये तो सब ग्रह को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे पराशर का श्लोक है, ग्रहात पूर्ण फलम दद्युः सूर्यात सप्तम के स्थिता। जैसे जैसे ग्रह सूर्य से जो सप्तम भाव में होता है वो ग्रह अपना पूर्ण फल देता है, जितना जितना सूर्य के करीब होगा उतना थोड़ा सा फल में कमी करेगा। तो एक बात जरा सा समझ लेते हैं, सारे ग्रहों पे बात लागू होती है, चंद्रमा पर यह बात लागू होगी, मंगल पर यह बात लागू होगी, बृहस्पति पर यह बात लागू होगी, शनि पर यह बात लागू होगी। राहु केतु का तो खैर किसी भाव के स्वामी नहीं होंगे तो मतलब नहीं है। बुध पर और शुक्र पर यह बात लागू नहीं होगी क्योंकि यह सूर्य से थोड़े ज्यादा दूर तो नहीं रह पाते, सूर्य तो खुद ही ग्रह है, तो सूर्य का बल अन्य प्रकार से देखा जाए। अब ये चंद्र मंगल बृहस्पति और शनि ग्रहात पूर्ण फलम दद्यु सूर्यात सप्तम की स्थिति, सूर्य से सप्तम में पूर्ण बली माने जाए, सूर्य के साथ बैठे हो तो कमजोर माने जाए, अस्त हो जाते हैं, चंद्रमा अमावस्या में आ जाता है। चौथे भाव से 10वें भाव के बीच में हो, यहां समझ लें कि सूर्य के पास से ग्रह आगे बढ़ना शुरू हुआ, चौथे भाव तक आया तो अर्धबल प्राप्त किया, चौथे से 7वें भाव तक ग्रह बढ़ता रहा, 7वें भाव में पूर्ण बल प्राप्त किया, 7वें भाव से 10वें भाव तक जाते हुए थोड़ा थोड़ा क्षीण होता रहा, 10वें भाव में फिर से अर्धबल हो गया, उसके बाद ग्रह की जो है कि बल कम होने लगा। बाकी सारे ग्रहों के बारे में ठीक है, जहां तक बुध शुक्र की बात है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहेंगे तो बली होंगे, जितना करीब होंगे उतना कमजोर होंगे। लेकिन चलिए बुध शुक्र को इससे निकाल देते हैं हल्का सा, इसका वेटेज आप माने 20% लें, ग्रह पूर्ण बली हो तो 20 गुना एक्स्ट्रा बल दे देंगे, आधा बली हो तो 10 गुना एक्स्ट्रा बल देंगे, बली ना हो तो 0 गुना बल देंगे, ऐसा मान लें। ये तो एक बात हो गई। बाकी आपको अन्य दो बातें बताई, उन दो बातों को थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। भाव अनुसार बल, कुंडली में केंद्र भाव में ग्रह बैठा हो 100% बली माने, पनफर में बैठा हो 75% ही बली माने, पंचम भाव को थोड़ा एक्सेप्शन दे देते हैं, 75 से ज्यादा ले लेते हैं, 85 ले लेते हैं, नवम को भी 85 ले लेते हैं, आपोक्लिम में बैठा हो 50% ही बली माने। ये तो भाव अनुसार बल हो गया। फिर राशि अनुसार बल हुआ, संस्कृत में लिख देता हूं, राशि अनुसार इन बलम। ग्रह उच्च राशि का होगा तो मानिए 100% बली है। उच्च के बाद दूसरी स्थिति आती है मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण में बली हो, बोलिए 90% बली हुआ। इसके बाद अगली बारी आती है स्वराशि होने की, स्वराशि में हो या वर्गोत्तम हो बात बराबर है, स्वराशि स्वराशि या वर्गोत्तम हुआ 80% बली हुआ। मित्र राशि में 50% बली होता है, उसके नीचे कमजोर होने लगता है, पर हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है। फिर भी चलिए ये ले लेते हैं कि मित्र राशि में ग्रह हुआ तो 50% बली हुआ, शत्रु राशि में ग्रह हुआ तो 40% बली हुआ, नीच राशि में ग्रह गया 10% ही बली मानिए, 0% बली वैसे कहना चाहिए, बट 0% बली में किसी ग्रह को मानता नहीं, यूं मान लें। यह जो गणितागत तरीका है, देखिए ज्योतिष में यह बात है कि गणितीय तरीके से ज्यादा गणित इस्तेमाल करने से ज्योतिष अच्छा नहीं बन पड़ता है, कहने की बात है। समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मानिए एक ग्रह नीच बैठा है चतुर्थ भाव में, तो नीच बैठने से 10% बल हुआ, चतुर्थ भाव केंद्र है, इसमें 100% बल हुआ। अगर भाव से भी ग्रह अच्छा बैठे और राशि से भी ग्रह अच्छा बैठे तो आप बोलिए टोटल 200% बल हो गया ग्रह को। अब इस 200% बल में है ना थोड़ा सा, अभी जो हम गति के हिसाब से जो बल ले रहे थे उसको हल्का सा छोड़ देते हैं, गति में सिर्फ यही मान लें कि ग्रह वक्री हो तो बहुत बली हो गया, अस्त हो या ग्रह युद्ध में चला जाए तो कमजोर हो गया।
अस्त की जहां तक बात करें, ग्रह के आसपास, सूर्य के आसपास एक पर्टिकुलर डिग्री का ग्रह होता है तो अस्त होता है। मान ले 10 डिग्री के भीतर हो सूर्य से, पहले या बाद में, एक ही राशि में अलग अलग राशि में, तो ग्रह को अस्त मान ले। मोटा मोटा बात बता रहा हूं, हर ग्रह की अस्त डिग्री अलग अलग होती है। इसके अलावा कोई भी दो तारा ग्रह, तारा ग्रह बोले तो मंगल, तारा ग्रह बोले तो गुरु, तारा ग्रह बोले तो शनि, तारा ग्रह बोले तो बुध, तारा ग्रह बोले तो शुक्र, किसी भी एक ही राशि में एक ही डिग्री में हो। एक ही डिग्री में मतलब एक ग्रह 4 डिग्री 25 मिनट में आ गया तो इसका एक डिग्री क्या हुआ, 3 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 5 डिग्री 25 मिनट तक एक डिग्री हो गया। एक ही राशि में एक ही डिग्री में दो तारा ग्रह हो तो ग्रह युद्ध होता है। जो उत्तर दिशा में हो वो ज्यादा बली होता है, शुक्र के साथ ग्रह युद्ध हो शुक्र हमेशा ही जीतता है। अन्यथा जो उत्तर में हो वो जीतता है। उत्तर में देखने के लिए आपको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड देखना पड़ेगा। इसके अभी डिटेल में नहीं जाते, बाद में कभी समय मिलेगा डिटेल में चले जाएंगे। वैसे भी हिसाब की बात यह है कि कोई भी दो ग्रह ग्रह युद्ध में गए दोनों ही पीड़ित मानिए आप। शास्त्र तो ये कहता है कि जो ग्रह ग्रह युद्ध में बली हो बहुत अच्छा फल करता है, अनुभवजन्य बात नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ग्रह युद्ध में गया ग्रह खराब होता है, इसको एडिशनल कंडीशन एक्स्ट्रा कंडीशन मान लें। अगर ऐसा होता है तो उसके हिसाब से फल में तारतम्य कर लें, अन्यथा केवल भाव राशि के हिसाब से बल माने, 200% बल ले लें। मानिए कोई कहता है कि मेरा गुरु चतुर्थ भाव में नीच है, नीच होने से 10% बल हुआ, चतुर्थ भाव में होने से 100% बल हुआ, 110% बल हुआ। मैक्सिमम बल 200% है, 200 गुना है 110% बल होने से। नॉर्मल ग्रह से तो अच्छा ही है, स्थिति तो उत्तम हुई। वहीं दूसरा मानिए कि कोई कहता है जी मेरा मंगल द्वादश भाव में उच्च है, द्वादश भाव में है, द्वादश भाव में होने से 50% बल हुआ, उच्च में रहने से 100% बल हुआ, 150% बल हुआ। आम ग्रह से तो अच्छा ही है। आम ग्रह कहने का क्या मतलब है, अगर कोई ग्रह मित्र राशि शत्रु राशि में 12वें घर में नीच हो जाता या उच्च हो जाता, मतलब उच्च तो नहीं होता खैर, मानिए उच्च कैसे होता है, मतलब मित्र राशि में उच्च नहीं होता। अगर उच्च हो गया मित्र राशि में उच्च हो, नीच राशि में उत्तम को मतलब नहीं, उच्च होने से विशेष स्थिति प्राप्त हो गई तो उच्च ग्रह उच्च है। मित्र राशि में शत्रु राशि में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12वें घर में ग्रह मित्र राशि में बैठा है, 50% उसको वहां से बल मिला है, वैसे 12वें घर में बैठा है 50% बल मिला, 100% बल है, 50-50% वाला प्लेनेट है, आधा आधा फल कर पा रहा है, अच्छा कुछ मजेदार नहीं। इस हिसाब से आप ग्रह को देखेंगे, सीधी सीधी बात हम समझ लेते हैं। 100% ग्रह को बल होगा तो ग्रह मिश्रित फल देगा, मिक्सड रिजल्ट देगा। इस मामले में सफलता आधी आधी सफलता होती है। व्यक्ति अपने नाम स्थान जो भी जहां पर भी पैदा होता है निर्वाह कर लेता है, ठीक कर रहा है जीवन में, ऐसा कहते हैं। 100 से 150% के बीच में हो व्यक्ति सफल होता है, सफलता को प्राप्त करता है। कुल दीपक भी कह सकते हैं, अपने घर परिवार में सर्वश्रेष्ठ होता है। और 150% से 200% के बीच में आ जाए व्यक्ति अधिक सफल होता है, अत्यधिक सफल होता है, बहुत सफल होता है, महान सफलता प्राप्त करता है। गांव मोहल्ले समाज के लोग भी उसके जैसा बनना चाहते हैं। और कभी 200% से ज्यादा हो गया तो 200% से ज्यादा कैसे हो जाएगा। केंद्र में ग्रह उच्च हो साथ में वक्री भी हो तो केंद्र में होने से 100%, उच्च होने से 100%, वक्री होने से 20% हो गया ना, 220%। तो अत्यधिक सफल हो जाएगा। सफलता की लोग मिसाल देंगे। ये विश्लेषण ये विचार दोनों भाव का करना चाहिए, लग्न का भी करना चाहिए, दशम का भी करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं केवल एक भाव का ही कर लें। लग्नेश बहुत बली हो तो भी महान सफलता, दशमेश बहुत बली हो तो भी महान सफलता। सफलता माने क्या, सफलता माने सब कुछ। जो काम करेगा उसमें नाम शोहरत होगा, अच्छी इनकम होगी, उससे अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएगा, अपने घर परिवार वालों का ध्यान रख पाएगा, दुनिया उसको देख करके उसके जैसा बनना चाहेगी। सफलता का मतलब तो सब लोग ही समझते हैं, सफल होगा व्यक्ति। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखने की है, सफल कैसे होता है व्यक्ति, सफल कब होता है व्यक्ति, इसके लिए एक सूत्र आपको दे देता हूं। बट उसके पहले एक बात कह दूं, राजयोग इत्यादि की आपने बात सुनी होगी। राजयोग होता है व्यक्ति जिंदगी में सफल होता है, कितने ही आप ऐसे लोग देखेंगे राजयोग कुंडली में बन रहा है, लोग सफल नहीं है। जैसा मैंने बीच में बात कही, अनुभवजन्य बात कह रहा हूं आपको। लगन और दशम भाव इसी की महत्ता है, लगन और दशम बली होंगे तभी राजयोग काम करेगा, अन्यथा कितने भी राजयोग हों, लगन दशम अगर कमजोर है राजयोग धरे के धरे रह जाते हैं, व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं करता। सफलता प्राप्त होती है तो स्वप्न में, जैसा शास्त्र कहता है स्वप्न में फल प्राप्त होगा, स्वप्न में ही सफलता प्राप्त होती है। दिवा स्वप्न देखता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाते हैं, सच्चाई में कुछ नहीं होता।
इस बात को ध्यान में रखेंगे। सारे राजयोग इत्यादि इस विधि के सामने फेल हैं। इसी विधि से अंदाजा लगाइए, इसी से बात होगा। सफलता होगी कैसे, ध्यान रखिएगा। लग्नेश और दशमेश जो भी सफलता दे रहा है, उसकी कुछ मूलभूत बातें हैं स्वभाव में। गुरु है, सच बोलने वाला हो, धर्म का पालन करने वाला हो। सूर्य है, अहंकार ना करता हो। सूर्य अहंकार का कारक है, लेकिन अहंकार तो बुरी बात है, तो अहंकार ना करता हो। चंद्रमा है तो मन की सुनता हो, लेकिन सबसे प्रेम भी करता हो। मंगल है तो कर्मठ जुझारू हो। बुध है तो बुद्धिमान हो, विद्या अर्जन करने में रुचि रखता हो। गुरु है तो सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो। शुक्र है तो ज्ञान अर्जन में लोगों की मदद करने में तत्पर हो। और शनि है तो आलस्य से दूर हो। जो भी ग्रह लगने से 10 में से है, जो भी ग्रह सफलता दर्शा रहा है, जब आप उसकी अच्छे गुणों को अपनाएंगे तो सफलता आसानी से आएगी। इसमें एक हल्की सी बात और कह देता हूं, आपको यह पता चल गया कि लगन और दशम से सफलता आती है। अब कोई व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पा रहा है, सफल होने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो क्या करेंगे, इन ग्रहों को बलि करेंगे। लग्नेश अगर कमजोर है तो लग्नेश का तो रत्न ही पहना जा सकता है, तो लग्नेश का सीधा रत्न पहन लें। जहां तक रही बात दशमेश की, तो हर लग्न में दशमेश का रत्न नहीं पहना जा सकता। इस वाले मामले में थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। मेष लग्न में दशमेश का रत्न नहीं पहन सकते आप। सब लग्न पे बारी बारी आ जाते हैं। मेष लग्न में आप दशमेश का रत्न नहीं पहन सकते। वृष लग्न में दशमेश शनि का रत्न पहना जा सकता है। मिथुन लग्न में भी दशमेश का रत्न आप नहीं पहन सकते। कर्क लग्न में दशमेश मंगल का रत्न पहना जा सकता है। सिंह लग्न में दशमेश का रत्न नहीं पहन सकते। कन्या लग्न में भी दशमेश का रत्न नहीं पहन सकते। तुला लग्न में दशमेश का रत्न पहना जा सकता है, चंद्रमा है, लेकिन लग्नेश के रत्न के साथ ही पहना जाए तो ही उचित। वृश्चिक लग्न में दशमेश सूर्य का रत्न पहना जा सकता है। धनु लग्न में दशमेश का रत्न नहीं पहना जा सकता। मकर लग्न में दशमेश शुक्र का रत्न पहना जा सकता है। कुंभ लग्न में दशमेश मंगल का रत्न नहीं पहना जा सकता। मीन लग्न में भी दशमेश का रत्न नहीं पहना जा सकता। जिस मामले में दशमेश का रत्न नहीं पहना जा सकता, उस मामले में दशमेश की जो धातु है उसको पहन करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। धातु मतलब सूर्य तांबे का कारक हो गया, मंगल सोने का कारक है, गुरु चांदी का कारक है, चंद्रमा किसी भी प्रकार के रत्न का कारक है, तो लग्नेश का रत्न पहन ले तो अच्छा रहेगा। शुक्र जो है, शुक्र भी किसी भी प्रकार के रत्न का कारक है, तो किसी का भी रत्न पहन ले तो ठीक रहेगा। शनि को वैसे तो लोहे का कारक कहते हैं, लेकिन लोहा वैसे पहनना नहीं चाहिए। तो शुक्र तो शनि के लिए और बुध के लिए मुझे लगता है कि सोना चांदी और पीतल या कोई भी तीन धातु को मिला करके एक कड़ा ब्रेसलेट छल्ला अंगूठी बना ली जाए और उसको पहना जाए तो जीवन में बहुत सफलता होती है। हाल फिलहाल मैं क्या देखता हूँ, एक कार्टियर करके इंटरनेशनल ज्वेलरी का बहुत बड़ा ब्रांड है, उन्होंने भी ऐसे तीन धातु के मिश्रण से बना हुआ जो ये कड़ा लॉकेट ब्रेसलेट है, ये उन्होंने भी लॉन्च कर दिया है। तो बहुत ही मतलब अनुभूत उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। तो जो है कि अगर रत्न ना धारण कर सके व्यक्ति, तो जो है कि मेटल जो है धातु जो है उसको धारण कर लेना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों में मतलब अगर आप सीधा रत्न नहीं पहन सकते तो उसके लिए क्या क्या पहन सकते हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि कुंडली का विस्तार से विश्लेषण बहुत जरूरी होगा। तो विश्लेषण के बाद ही पहने तो ही ठीक है। और चैनल देखते रहेंगे, वीडियो ठीक से देखते रहेंगे, नोट बनाते रहेंगे, तो कुंडली का विश्लेषण खुद ही करना आसानी से सीख भी जाएंगे। धन्यवाद।